मेरी पत्नी मुझे उस समय छोड़कर चली गई जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और मुझे तड़पता हुआ मरने के लिए छोड़ के चली गई। लेकिन ऊपर वाले की दया से कुछ सालों के बाद मैं फिर से पहले जैसा हो गया और एक दिन मैं मार्केट से गुजर रहा था, तभी मैंने वहाँ पर एक औरत को बैठे हुए देखा। मैं उसे कुछ पैसे देने के लिए उसके पास गया, तो उसने अपना हाथ जब आगे बढ़ाया, उसके हाथ में वो रिंग देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरा नाम विनय है। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत एक बहुत ही गरीब घर से हुई थी। मैं अपनी माँ और पिताजी के साथ शहर की एक छोटी सी बस्ती में रहता था। हमारा घर इतना छोटा था कि बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था और गर्मियों में घर के अंदर बैठना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन उन सब मुश्किलों के बीच भी हमारे घर में एक चीज़ की कभी कमी नहीं थी, और वो था प्यार। मेरे माँ पापा मुझे बहुत प्यार करते थे और हमेशा यही सपना देखते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, ताकि उसे कभी वो तकलीफ ना झेलनी पड़े जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी झेली थी। मेरे पिताजी मजदूर थे। उन्हें जिस दिन जैसा काम मिल जाता वही काम कर लेते थे। कभी किसी निर्माण स्थल पर ईंट और सीमेंट उठाने का काम करते, कभी राजमिस्त्री के साथ मकान बनवाने में मजदूरी करते, तो कभी ट्रक के सामान उतारने का काम कर लेते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो घर से निकल जाते और शाम को थके हारे वापस आते। उनके हाथों में पड़े छाले और चेहरे पर दिखने वाली थकान साफ बताती थी कि उन्होंने पूरे दिन कितनी मेहनत की है। लेकिन घर में कदम रखते ही वो हमेशा मुस्कुरा देते थे, ताकि मुझे और माँ को उनकी तकलीफ का एहसास न हो। मेरी माँ भी घर पर खाली नहीं बैठती थी। वो मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलती थी। कोई ब्लाउज सिलवाने आता, तो कोई सलवार सूट, तो कोई कुर्ती, तो कोई बच्चों के कपड़े। दिन भर सिलाई मशीन चलने की आवाज़ हमारे घर में गूंजती रहती थी। कई बार रात के 12-12 बजे तक भी माँ सिलाई करती रहती थी, ताकि समय पर लोगों के कपड़े तैयार हो जाएं और उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं। मेरे माता पिता ने अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को पीछे रखकर मुझे स्कूल भेजा। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में सब्जी खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी स्कूल की फीस समय पर जमा हुई, क्योंकि मेरे माँ पापा नहीं चाहते थे कि मेरी पढ़ाई कभी रुके। वो हमेशा मुझसे कहते थे कि बेटा, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन अगर तुम पढ़ लिख गए तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं भी उनकी बात मानकर मन लगाकर पढ़ाई करता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारी मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जब मैं 12 साल का था, तभी मेरे पिताजी को तेज़ बुखार रहने लगा। शुरू में उन्हें लगा कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, इसलिए वो फिर भी मजदूरी करने जाते रहे, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। बाद में डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उन्हें टाइफाइड हो गया। डॉक्टर ने दवा लिखी और कुछ जांच कराने के लिए कहा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि हम उनका पूरा इलाज करवा पाते। माँ ने अपनी बची हुई थोड़ी सी जमा पूंजी भी खर्च कर दी, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। पिताजी इलाज के बिना ही दिन पर दिन कमज़ोर होते चले गए। मैं हर रोज़ उन्हें देखता और यही प्रार्थना करता कि मेरे पापा ठीक हो जाएं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उस दिन मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं बहुत छोटा था, लेकिन उसे एक दिन में जैसे बड़ा हो गया था। मेरे सामने मेरी माँ अकेली रह गई थी। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मैं बस उन्हें देखता रह गया। उसी दिन मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले ही दिन मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया, क्योंकि अब घर चलाना पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। मैं सुबह से शाम तक काम की तलाश में भटकता रहता था। जो भी काम मिल जाता, बिना किसी शर्म के कर लेता था। कभी किसी दुकान की सफाई कर देता, कभी होटल में बर्तन धोता, कभी चाय पहुंचाने का काम करता, तो कभी किसी गोदाम में सामान उठाने लगता। मेहनत चाहे कितनी भी करनी पड़े, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मेरी माँ भूखी सो जाएंगी। मैं अपनी कमाई में से थोड़ा बहुत खर्चा करता और बाकी पैसे बचाकर रखता था। मैं हमेशा यही कोशिश करता था कि मेरी माँ को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन मेरे मन में एक नया विचार आया। मैंने सोचा कि माँ सिलाई का काम बहुत अच्छा करती है, तो क्यों ना हम अपना ही छोटा सा काम शुरू करें। मैंने अपनी बचाई हुई सारी रकम निकाली और बाजार जाकर थोड़ा सा कपड़ा खरीद कर ले आया। माँ पहले तो घबरा गई और बोली, बेटा, अगर कपड़े नहीं बिके तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ, एक बार कोशिश तो करके देखते हैं। उसके बाद माँ ने उन कपड़ों से बहुत सुंदर शर्ट, कुर्ती और बच्चों के कपड़े सिलने शुरू किए।
मैं सुबह उन कपड़ों को लेकर अलग-अलग बाज़ारों में जाता और दुकानदारों को दिखाता। कई लोग मना कर देते, कुछ लोग मेरा मज़ाक उड़ाते, लेकिन कुछ लोग हमारे कपड़े खरीद भी लेते। धीरे-धीरे लोगों को हमारे कपड़ों की सिलाई और क्वालिटी पसंद आने लगी। जिन दुकानदारों ने पहले हमें मना कर दिया था, वही बाद में खुद हमें बुलाकर नए कपड़ों का ऑर्डर देने लगे। हमारी मेहनत धीरे-धीरे रंग लाने लगी। अब हमारे पास पहले से ज़्यादा काम आने लगा और कुछ पैसे भी बचने लगे। जब मेरे पास थोड़ी अच्छी रकम जमा हो गई, तो मैंने बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। मैंने दुकान में 2 नई सिलाई मशीनें लगवाईं और काम बढ़ने पर 2 कारीगर भी रख लिए। माँ अभी भी पहले की तरह मेरे साथ बैठकर सिलाई करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर प्यार से कहा कि माँ, अब आपने बहुत मेहनत कर ली, अब आपकी आराम करने की उम्र है। अब आपका बेटा सब कुछ संभाल लेगा। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। अब मैं और मेरे कारीगर मिलकर अच्छे-अच्छे कपड़े तैयार करते और आसपास के बाजारों में सप्लाई करते थे। धीरे-धीरे हमारे काम की पहचान बनने लगी। लोग दूसरे शहरों से भी हमारे कपड़ों के बारे में पूछने लगे। ऑर्डर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन मैंने कभी काम की क्वालिटी से समझौता नहीं किया। मैं हमेशा यही कहता था कि अगर एक बार ग्राहक का भरोसा जीत लिया तो काम खुद आगे बढ़ता रहेगा। यही सोचकर मैं हर छोटी बड़ी चीज का खुद ध्यान रखता था। समय के साथ मैंने अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा फिर से अपने काम में लगाया। कुछ साल बाद मैंने अपनी खुद की छोटी सी कपड़ों की फैक्ट्री शुरू कर दी। उस दिन माँ की खुशी देखने लायक थी। फैक्ट्री में कई आधुनिक सिलाई मशीनें लगवाई गईं, कपड़ों की कटिंग के लिए अलग मशीनें थीं, प्रेस करने के लिए अलग व्यवस्था थी, पैकिंग के लिए अलग कर्मचारी रखे गए थे। जैसे जैसे काम बढ़ता गया, वैसे वैसे मैंने और लोगों को नौकरी पर रखना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में हमारी फैक्ट्री में दर्जनों कारीगर काम करने लगे। लोग हजारों कपड़े तैयार होकर अलग अलग दुकानों तक पहुंचाने लगे। हमारे बनाए कपड़े कई शहरों में बिकने लगे और लोगों का भरोसा दिन ब दिन बढ़ता गया। जब भी कोई नया कर्मचारी काम पर आता, तो मैं उसे हमेशा यही कहता कि मैं कभी भी तुम्हारी ही तरह एक मजदूर का बेटा था, इसलिए यहाँ काम करने वाले हर इंसान की इज्जत होगी। क्योंकि मैं जानता था, मेहनत करने वाले इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका सम्मान होता है। धीरे धीरे मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो लड़का कभी गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पर मजबूर हो गया था, वही आज अपनी मेहनत के दम पर एक सफल कारोबारी बन चुका था। कुछ साल के बाद मैंने अपनी मेहनत की कमाई से एक बड़ा और खूबसूरत बंगला भी बनवाया। जब उस घर की पहली ईंट रखी गई थी, तब मेरी आंखों के सामने अपने पिताजी का चेहरा घूम गया था। मुझे याद आया कि कैसे उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों के घर बनाने में मजदूरी की, लेकिन अपना अच्छा घर कभी नहीं बना सके। इसलिए जब मेरा बंगला तैयार हुआ, तो सबसे पहले मैं अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर लेकर गया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने घर के आंगन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और बोली, काश आज तुम्हारे पिताजी भी ये दिन देख पाते। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भी भर आईं। मैंने मन ही मन अपने पिताजी को याद किया और सोचा कि अगर उन्होंने और मेरी माँ ने मेरे लिए इतनी मेहनत और इतने त्याग ना किए होते, तो शायद मैं आज इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाता। मेरे लिए वो बंगला सिर्फ एक आलीशान घर नहीं था, बल्कि मेरे संघर्ष, मेरी माँ के त्याग और मेरे पिताजी की अधूरी मेहनत का सपना था, जो आखिरकार पूरा हो चुका था। और जब भी मैं उस घर की हर दीवार को देखता, तो मुझे अपने बीते हुए संघर्ष के दिन याद आ जाते थे। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी और यही मेरी सबसे बड़ी जीत भी। लेकिन मेरी खुशियां ज्यादा समय तक मेरे साथ नहीं रहीं। कुछ समय के बाद मेरी माँ भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई। जिस माँ के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी, जिस माँ को गरीबी से निकालकर एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, वही माँ मुझे सारी दौलत के बीच अकेला छोड़कर चली गई थी। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उन्होंने उस सुख को ठीक से जिया भी नहीं, जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष की थी। उन्होंने हमेशा दूसरों के कपड़े सिलकर अपना जीवन काट दिया, लेकिन जब उनके अपने घर में हर सुख मौजूद था, तब ऊपर वाले ने उन्हें मुझसे छीन लिया। माँ के जाने के बाद मेरा बड़ा सा बंगला मुझे काट खाने को दौड़ता था। हर कमरे में उनकी यादें बसी हुई थी। कभी लगता अभी रसोई से आवाज देंगी, कभी लगता आंगन में बैठकर मुझे खाना खाने के लिए बुला रही होंगी, लेकिन हर बार सन्नाटा ही मेरा जवाब देता था। मैं पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। मेरे पास करोड़ों का कारोबार था, सैकड़ों कर्मचारी थे,
बड़ा बंगला था, गाड़ियाँ थीं, नाम था, इज़्ज़त थी, लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं बचा था। ऐसे समय में अगर किसी ने मुझे सँभाला, तो वो मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त था। उसका नाम राकेश था। वो सिर्फ़ मेरा मैनेजर नहीं था, बल्कि मेरे लिए बड़े भाई जैसा था। जब मेरे पास सिर्फ़ एक छोटी-सी दुकान थी, तभी से वो मेरे साथ खड़ा था। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तब भी वो मेरे साथ था, और जब मेरा कारोबार इतना बड़ा हो गया, तब भी उसके व्यवहार में कभी कोई बदलाव नहीं आया। मेरी गैर मौजूदगी में वही फैक्ट्री का सारा काम संभालता था। कर्मचारियों से लेकर बड़े ऑर्डर तक हर चीज़ पर उसकी नज़र रहती थी। मुझे उस पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। कई बार मैं कई दिनों के लिए बाहर चला जाता था, लेकिन मुझे कभी चिंता नहीं होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि राकेश सब कुछ ईमानदारी से संभाल लेगा। माँ के जाने के बाद उसने ही मुझे संभाला और समझाया कि ज़िंदगी किसी के चले जाने से रुकती नहीं है, हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। उसकी बातें सुनकर मैंने खुद को संभालने की कोशिश शुरू की, लेकिन दिल का खालीपन खत्म नहीं हो रहा था। इसी बीच मुझे बार-बार अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब मैं उसी छोटी-सी बस्ती में रहता था। वहीं एक लड़की रहती थी, जिसका नाम शिखा था। वो बहुत ही सीधी-सादी और खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा मासूमियत रहती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उसके माँ-बाप इस दुनिया में नहीं थे, और वो अपने चाचा-चाची के घर रहती थी। उसके चाचा और चाची उसके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। छोटी-छोटी बात पर उसे डाँटना, मारना और ताने देना उनके लिए रोज़ की बात थी। कई बार जब मैं अपने पुराने घर जाता था, तो उसे आंगन में चुपचाप बैठे हुए देखता था। उसकी आँखों में हमेशा एक दर्द दिखाई देता था, जिसे शायद कोई समझना ही नहीं चाहता था। मैं उसे बचपन से जानता था, और धीरे-धीरे कब उसे पसंद करने लगा, मुझे खुद भी पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा लगता था कि वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। शायद उसकी परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि वो अपने बारे में सोच भी नहीं पाती। एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि अगर शादी करूँगा, तो सिर्फ शिखा से ही करूँगा। मैं अपने कुछ रिश्तेदारों और राकेश को साथ लेकर उसके घर रिश्ता लेकर पहुँच गया। मेरे बारे में पूरी बस्ती जानती थी कि आज मैं एक बड़ा कारोबारी बन चुका हूँ। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही उसके चाचा को मेरे आने का कारण पता चला, उनका व्यवहार एकदम बदल गया। जो लोग कल तक शिखा को बोझ समझते थे, वही लोग आज उनके सामने मीठी-मीठी बातें करने लगे। उन्होंने बिना किसी देरी के इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मुझे उनके बदले हुए व्यवहार से बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि ये सब सिर्फ मेरी दौलत की वजह से हो रहा है। अगर आज भी मैं वही गरीब लड़का होता, तो शायद वो कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन मुझे सिर्फ शिखा की खुशी से मतलब था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। शादी की सारी जिम्मेदारी मैंने खुद उठाई। मैंने सोचा कि शिखा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, इसलिए उसकी शादी किसी राजकुमारी की तरह होनी चाहिए। पूरे शहर में हमारी शादी की चर्चा होने लगी। बड़े-बड़े होटल से खाना मंगवाया गया, शानदार सजावट करवाई गई, दूर-दूर से मेहमान आए, और बहुत धूमधाम से हमारी शादी हुई। शादी के दिन जब शिखा दुल्हन बनकर मेरे सामने आई, तो मुझे लगा जैसे ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां एक साथ मुझे दे दी हों। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और मेरे दिल में ये सुकून था कि अब उसे कभी किसी के सामने झुककर नहीं जीना पड़ेगा। शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तो उसके चाचा बहुत प्यार जताने लगे, लेकिन मैं उनके चेहरे की सच्चाई अच्छी तरह जानता था। इसलिए शादी के बाद मैंने उनसे धीरे-धीरे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। मैंने साफ फैसला कर लिया था कि अब शिखा को कभी उन लोगों के पास वापस नहीं भेजूंगा, जिन्होंने उसे जिंदगी भर सिर्फ दुख दिए थे। मेरे लिए रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, बल्कि व्यवहार से बनते थे, और जिन्होंने अपनी ही बेटी जैसी लड़की को सिर्फ बोझ समझा, उनके साथ कोई रिश्ता रखने का मेरे पास कोई कारण नहीं था। शादी के बाद शिखा मेरे साथ मेरे बंगले में आ गई। वो उस घर की इकलौती मालकिन थी। घर में बहुत से नौकर काम करते थे, जो उसके एक इशारे पर हर काम कर देते थे। उसके लिए अलग ड्रेसिंग रूम था, जिसमें महंगे कपड़ों से भरी अलमारियां थी। सोने और हीरो के गहनों का पूरा संग्रह था। वो जब भी तैयार होकर मेरे सामने आती, तो उसकी खूबसूरती देखकर मेरी नज़रें उसी पर ठहर जाती थी। लेकिन मुझे उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उसकी मुस्कान प्यारी लगती थी, क्योंकि मैं चाहता था कि जिस लड़की ने बचपन से सिर्फ दुख देखे हैं, वो अब जिंदगी भर सिर्फ खुशियाँ देखे। मैं उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करता था। अगर उसे कहीं घूमने जाना होता, तो मैं अपना सारा काम छोड़ देता। अगर उसे कोई नई चीज़ पसंद आ जाती, तो वो अगले ही दिन उसके पास होती।
मैं उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखना चाहता था। वो मेरे लिए सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, बल्कि मेरी पूरी दुनिया थी। मैं उससे इतना प्यार करता था कि अगर वो मजाक में दिन को रात कह देती, तो मैं भी मुस्कुराकर उसकी बात मान लेता और कहता, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है, तो मेरे लिए भी यही सच है। उसकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी बन चुकी थी और मुझे लगता था कि अब ऊपर वाले ने मेरे जीवन से सारे दुख खत्म करके हमेशा हमेशा के लिए खुशियां ही खुशियां लिख दी हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि जिन दो लोगों पर मुझे अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था, वही एक दिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होंगे। जिंदगी बाहर से जितनी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, अंदर ही अंदर उतनी ही तेजी से बदलने वाली थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मेरा कारोबार पहले की तरह बहुत अच्छा चल रहा था। फैक्ट्री में रोज नए ऑर्डर आ रहे थे। बाजार में हमारे कपड़ों की मांग लगातार बढ़ रही थी और घर में भी सब कुछ ठीक दिखाई देता था। लेकिन तभी एक दिन अचानक मुझे ऑफिस में काम करते समय तेज चक्कर आया। मैं अपनी कुर्सी से उठने ही वाला था कि मेरा संतुलन बिगड़ गया। किसी तरह मैंने खुद को संभाला। उस समय मुझे लगा कि शायद लगातार काम करने की वजह से ऐसा हुआ होगा, इसीलिए मैंने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। अगले दिन भी मैं हमेशा की तरह फैक्ट्री चला गया, लेकिन अब मुझे पहले जैसी ताकत महसूस नहीं हो रही थी। थोड़ी देर काम करने के बाद ही शरीर थक जाता था। सीढ़ियाँ चढ़ने में भी सांस फूलने लगी थी। मुझे हर समय ऐसा लगता था जैसे मेरे शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं बची हो। मैं पहले पूरे दिन बिना रुके काम कर लेता था, लेकिन अब 2 घंटे काम करने के बाद ही आराम करने का मन करने लगता था। कुछ दिनों बाद मेरी परेशानी और बढ़ने लगी। मुझे हल्का हल्का बुखार रहने लगा, जो दवा लेने के बाद भी पूरी तरह ठीक नहीं होता था। रात में सोते समय मेरे कपड़े तक पसीने में भीग जाते थे और सुबह उठते ही पूरा शरीर टूटा हुआ महसूस होता था। मैं खाने पीने का भी ध्यान रखता था, फिर भी मेरा वजन लगातार कम होता जा रहा था। एक दिन कपड़े बदलते समय मेरी नज़र गर्दन के पास पड़ी तो मुझे वहाँ एक छोटी सी गांठ महसूस हुई। शुरुआत में मैंने सोचा शायद कोई सामान्य सूजन होगी, इसलिए मैंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वही गांठ पहले से बड़ी लगने लगी। अब मेरे मन में भी डर बैठने लगा था। शिखा ने भी 1-2 बार पूछा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेकिन उसके पूछने का तरीका ऐसा था जैसे वो सिर्फ औपचारिकता निभा रही हो। फिर भी मैंने उससे कहा कि शायद काम का ज्यादा दबाव है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जब कमजोरी लगातार बढ़ती चली गई, तब मैंने फैसला किया कि अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन मैं शहर के एक बड़े अस्पताल में गया। डॉक्टर ने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने मेरा चेकअप किया और फिर कुछ ज़रूरी खून की जांच और दूसरे टेस्ट लिख दिए। मैंने उसी दिन सारे टेस्ट करवा दिए। रिपोर्ट आने में 2 दिन लगे, लेकिन वो 2 दिन मेरे लिए बहुत भारी थे। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं खुद को समझा रहा था कि शायद कोई छोटी सी बीमारी होगी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर भी बैठ चुका था। आखिर वो दिन भी आ गया जब मुझे रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाना था। मैं डॉक्टर के सामने बैठा था। उन्होंने एक एक रिपोर्ट ध्यान से देखी। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कुछ पल चुप रहने के बाद मेरी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, विनय जी, आपकी रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, उन्हें देखकर हमें पता चला है कि आपको लिम्फोमा नाम की एक गंभीर बीमारी है। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में बहुत जोर से कुछ कह दिया हो, लेकिन मेरा दिमाग उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं कुछ देर तक डॉक्टर का चेहरा ही देखता रह गया। उन्होंने मुझे पानी दिया और फिर समझाते हुए कहा, घबराइए मत, आजकल इस बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन इलाज समय पर शुरू होना बहुत ज़रूरी है। आपको नियमित दवाइयाँ लेनी होंगी, समय समय पर जांच करानी होगी और कुछ समय तक आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना होगा। आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप हिम्मत रहेंगे और इलाज में कोई लापरवाही नहीं करेंगे, तो अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। मैं डॉक्टर की बातें सुन तो रहा था, लेकिन मेरा मन जैसे कहीं और चला गया था। मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी घूमने लगी। बचपन की गरीबी, पिताजी की मौत, माँ का संघर्ष, मेरी मेहनत, मेरा कारोबार, मेरी शादी, सब कुछ एक पल में आंखों के सामने आ गया। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं फिर से पहले जैसा हो पाऊंगा या नहीं? क्या मेरी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल जाएगी? बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और रिपोर्ट लेकर अस्पताल से बाहर निकल आया। पूरे रास्ते में बिल्कुल खामोश था। घर पहुंचकर मैं सीधे अपने कमरे में चला गया। शिखा वहीं बैठी हुई थी। उसने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ? रिपोर्ट आ गई?
मैंने उसके पास बैठकर कांपते हुए हाथों से रिपोर्ट उसके सामने रख दी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैंने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर ने बताया है कि मुझे लिम्फोमा है। इलाज लंबा चलेगा, पता नहीं आगे क्या होगा। मैं उस समय सिर्फ इतना चाहता था कि वो मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे गले लगा ले और कह दे कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने बहुत ही लापरवाही से रिपोर्ट देखी और बिना किसी खास चिंता के बस इतना कहा, डॉक्टर ने इलाज बताया है तो करा लो, सब ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे पर ना दुख था, ना घबराहट, ना ही मुझे हिम्मत देने की कोई कोशिश की उसने। उसकी आवाज में वो अपनापन बिल्कुल नहीं था, जिसकी मुझे उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। मुझे अपनी बीमारी से जितना दुख नहीं हुआ था, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ उसकी बेरुखी ने दी थी। मैं सोच रहा था कि जिस इंसान के लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया लुटा दी, आज वही मेरे सबसे मुश्किल समय में मेरे साथ खड़ा तक नहीं है। उस दिन पहली बार मेरे दिल में एक अजीब से खालीपन की भावना पैदा हुई, लेकिन मैंने फिर भी खुद को समझाया कि शायद वो अचानक ये खबर सुनकर घबरा गई होगी, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया। उसके बाद मेरी तबीयत और तेजी से बिगड़ने लगी। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि कई बार बिस्तर से उठने में भी मुश्किल होती थी। फैक्ट्री जाना लगभग बंद हो गया। डॉक्टरों ने अगली जांच के बाद साफ कह दिया कि अब आपको कुछ समय तक पूरी तरह आराम करना होगा। ज्यादा भागदौड़ और काम आपके लिए ठीक नहीं है। इलाज के साथ साथ आपको बेड रेस्ट भी लेना पड़ेगा। अगर आपने अपने शरीर को आराम नहीं दिया तो आपकी हालत और बिगड़ सकती है। डॉक्टर की सलाह मानकर मुझे मजबूरन सारा काम अपने भरोसेमंद लोगों के हाथों में छोड़ना पड़ा और मैं घर पर ही रहने लगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बीमारी से ज़्यादा खतरनाक वो खेल था जो मेरी आंखों के सामने चुपचाप खेला जा रहा था और जिसका सच अभी मेरे सामने आना बाकी था। और फिर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि अब मेरे लिए बिस्तर से उठना भी किसी पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया था। पहले मैं पूरे कारोबार को अकेले संभालता था, लेकिन अब एक गिलास पानी पीने के लिए भी मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता था। मेरे हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि कई बार करवट बदलने में भी दर्द होता था। डॉक्टर की दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से मैं दिन ब दिन टूटता जा रहा था। सबसे ज्यादा दर्द मुझे अपनी बीमारी का नहीं बल्कि उन लोगों के बदले हुए व्यवहार का हो रहा था, जिन्हें मैं अपना सबसे करीबी समझता था। मैंने इस दौरान एक बात बहुत ध्यान से महसूस की थी कि शिखा का व्यवहार मेरे साथ पूरी तरह से बदल चुका था। पहले वो हर छोटी बड़ी बात पर मेरे आसपास रहती थी, मेरी पसंद का खाना बनवाती थी, मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी, लेकिन अब जैसे उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं रह गई थी। न वो मेरे पास बैठती थी, न मुझसे ढंग से बात करती थी। कई कई घंटे गुजर जाते और वो मेरे कमरे की तरफ झांकना भी ज़रूरी नहीं समझती थी। अगर कभी आती भी थी तो सिर्फ 2 मिनट के लिए और बिना मेरी तरफ ठीक से देखे वापस चली जाती थी। मैं कई बार उसे आवाज़ देता, लेकिन वो सुनकर भी अनसुना कर देती थी या फिर कह देती कि अभी काम है, बाद में आती हूँ। पहले मुझे लगता था कि शायद वो मेरी बीमारी से घबरा गई होगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसका व्यवहार अजीब लगने लगा था। दूसरी तरफ राकेश का घर में आना जाना पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो रोज़ किसी न किसी बहाने मेरे बंगले में मौजूद रहता। कभी कहता फैक्ट्री की फाइलें दिखानी है, कभी कहता नए ऑर्डर पर साइन करवाने हैं, कभी कहता कर्मचारियों की सैलरी का हिसाब देखना है। वो मेरे कमरे में बैठकर बड़ी मीठी मीठी बातें करता और कहता, विनय, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, कारोबार की एक एक जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर मैं ऊपर से मुस्कुरा देता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे उसकी आंखों में पहले जैसी सच्चाई दिखाई नहीं देती थी। जब भी वो मेरी तरफ देखता, उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सी चमक नजर आती, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बात से खुश हो, जैसे उसे मेरी इस हालत से कोई दुख नहीं बल्कि संतोष मिल रहा हो। कई बार मुझे लगता शायद मैं बीमारी की वजह से ज्यादा सोच रहा हूँ, इसलिए मैं अपने मन को समझा देता, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा शक धीरे धीरे जन्म लेने लगा था। फिर भी मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसके आधार पर मैं किसी पर उंगली उठा सकूं। मैं बस चुपचाप सब कुछ देख रहा था और अपने मन की बात अपने अंदर दबाता जा रहा था। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में वो काली रात आई जिसके बारे में आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। उस रात मौसम अचानक बहुत खराब हो गया था। शाम से ही आसमान पर काले बादल छा गए थे।
रात होते होते इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि खिड़कियों के शीशों पर पानी की बूंदें लगातार टकरा रही थी। बाहर बिजली बार बार चमक रही थी और हर कुछ मिनट बाद बादलों की इतनी तेज गरज सुनाई देती कि पूरा बंगला जैसे हिल उठता था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि बारिश की आवाज और घड़ी के टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। मैं अपने कमरे में अकेला बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरी तबीयत उस दिन पहले से भी ज्यादा खराब थी। गला पूरी तरह सूख चुका था। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। मैंने धीरे से शिखा को आवाज दी, शिखा, जरा पानी दे दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने थोड़ी जोर से फिर से आवाज लगाई। इस बार भी कोई नहीं आया। मुझे लगा कि शायद उसने सुना नहीं होगा, इसलिए मैंने कई बार लगातार उसे पुकारा, लेकिन पूरे घर में सिर्फ बारिश और बादलों की आवाज गूंज रही थी। मेरी आवाज जैसे उस सन्नाटे में कहीं खोती जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर घर के सारे नौकर कहाँ चले गए थे। इतना बड़ा बंगला था जहाँ हर समय कोई ना कोई नौकर मौजूद रहता था, लेकिन उस रात ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर खाली पड़ा हो। मैंने घंटी बजाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई नहीं आया। मेरा गला प्यास से सूख रहा था और शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं खुद उठकर पानी ले आता। मैंने बिस्तर के सहारे उठने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करते ही मेरी सांस फूल गई और मैं फिर से बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरे माथे पर पसीना आ गया था, जबकि बाहर ठंडी बारिश हो रही थी। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था कि शायद कोई अंदर आए, लेकिन कोई नहीं आया। हर गुजरते मिनट के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। बिजली की चमक कभी कमरे को उजाला कर देती, तो अगले ही पल सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता था। बादलों की तेज गरज मेरे दिल की धड़कन और बढ़ा रही थी। मेरी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उस पूरी रात मेरे पास मेरा हालचाल पूछने वाला भी कोई नहीं था और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी डरावनी रात में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने आने वाला था, जिसने मेरी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल देनी थी। और फिर मैंने अपनी पूरी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा की और पूरी जोर से शिखा का नाम लेकर आवाज लगाई। मेरी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। कुछ देर के बाद वो धीरे धीरे कमरे में आई, लेकिन उसके चेहरे पर न चिंता थी न घबराहट। उसने बहुत रूखे अंदाज में मुझसे कहा, क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रखा है? मैंने उसे हैरानी से देखा और कहा, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम कहाँ थी? उसने बिल्कुल ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं सो रही थी। अब बताओ क्या काम है? मैंने कमजोर आवाज में कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा सा मुझे पानी पिला दो, मेरा गला पूरी तरह सूख रहा है। वो बिना कुछ बोले किचन की तरफ चली गई। कुछ मिनट बाद वापस आई और मेरे हाथ में पानी का गिलास थमा दिया। मैं इतनी कमजोरी में था कि ग्लास भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। तब उसने ग्लास मेरे मुंह के पास किया और मैंने धीरे धीरे पानी पी लिया। पानी पीने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने उससे पूछा कि घर के सारे नौकर कहाँ हैं? सुबह से कोई दिखाई नहीं दे रहा। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और बिना कोई जवाब दिए कमरे से बाहर निकल गई। मुझे उसका व्यवहार बहुत अजीब लगा, लेकिन उस समय मेरे अंदर इतना भी दम नहीं था कि उठकर उसके पीछे जा सकूं। पानी पीने के कुछ ही मिनट बाद मेरी आंखों पर अचानक बहुत तेज नींद छाने लगी। मुझे समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आने लगी। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं गहरी नींद में चला गया। जब मेरी आंख खुली तब बाहर से तेज धूप निकल चुकी थी। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर हो चुकी थी। मेरा सर बहुत भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कई घंटों तक बेहोश पड़ा रहा हूँ। मैंने धीरे से गर्दन घुमाकर पूरे कमरे की तरफ देखा, लेकिन कमरे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे कमरे की दोनों अलमारियां पूरी तरह खुली हुई थी, उनके दरवाजे खुले थे और अंदर रखा सारा सामान गायब था। ज़रूरी फाइलें, नकदी, गहने और दूसरी कीमती चीज़ें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो सच मेरे सामने था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत शिखा को आवाज लगानी शुरू की, शिखा, शिखा, कहाँ हो? लेकिन इस बार मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं आया। मैं लगातार उसे पुकारता रहा, लेकिन पूरे घर में सिर्फ सन्नाटा था। न किसी नौकर के कदमों की आहट थी, न किसी इंसान की आवाज। एक घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा भी गुजर गया, लेकिन कोई मेरे पास नहीं आया। अब मेरे मन में डर बैठ चुका था। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को बिस्तर से उठाया। दीवार का सहारा लेकर एक एक कदम बढ़ाता हुआ मैं कमरे से बाहर निकला। मेरे पैरों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं ठीक से चल सकूं। फिर भी किसी तरह हॉल तक पहुंचा। वहां का नज़ारा देखकर मेरी सांसें अटक गईं।
पूरे घर का कीमती सामान गायब था। कई शोपीस टूटे पड़े थे, दराजें खुली थी, सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे घर को खाली कर दिया हो। अब मेरे मन में एक ही बात घूम रही थी। मैं किसी तरह शिखा के कमरे की तरफ बढ़ा, बहुत मुश्किल से उसके कमरे तक पहुंचा और दरवाज़ा खोला। वहां पहुंचते ही मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसकी अलमारियां भी पूरी तरह खाली थी। उसके सारे कपड़े, गहने और निजी सामान गायब थे। कमरे में उसकी एक भी चीज़ नहीं बची थी। उस पल मुझे सब कुछ समझ आ गया। जिस औरत से मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया था, जिसे मैंने गरीबी से निकालकर रानी की तरह ज़िंदगी दी थी, जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया था, वही मुझे धोखा देकर सब कुछ लूट कर भाग चुकी थी। उसने सिर्फ मेरा पैसा नहीं छीना था, उसने मेरा भरोसा, मेरी मोहब्बत और जीने की वजह भी मुझसे छीन ली थी। मैं वहीं कमरे के बाहर लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्हें पोंछने वाला भी कोई नहीं था। मैं उस खाली पड़े बंगले में घंटों तक फर्श पर पड़ा रहा, कभी छत की तरफ देखता, कभी आंखें बंद कर लेता। मुझे लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। शाम कब हुई, रात कब आई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां खुले पड़े थे। बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन मेरे शरीर में अब किसी चीज़ का एहसास नहीं बचा था। मैं बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहा था कि अगर मेरी ज़िंदगी में अब यही सब बचा है, तो मुझे अपने पास बुला लो, क्योंकि जिस इंसान के लिए मैं जी रहा था, वही मुझे मरने के लिए अकेला छोड़कर चली गई थी। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक रात थी। तभी अगले दिन मुझे किसी के घर के अंदर आने की आहट सुनाई दी। मैंने बड़ी मुश्किल से सर उठाकर देखा तो सामने हमारे पुराने मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम प्रिया था। वो हमारे बंगले से कुछ ही दूरी पर अपने छोटे से घर में रहती थी। उसने मुझे ज़मीन पर इस हालत में देखा तो घबरा गई और दौड़कर मेरे पास आई। उसने जल्दी से मुझे सहारा दिया और घबराकर बोली, आपको क्या हुआ? आप यहाँ ज़मीन पर क्यों पड़े हैं? और आपके घर की यह हालत किसने कर दी? आपका मुख्य दरवाज़ा तो कल से खुला हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं देखने चली आई। फिर मैंने बहुत मुश्किल से टूटी हुई आवाज़ में उसे पूरी बात बताई। कैसे मेरी बीमारी बढ़ती गई, कैसे शिखा बदल गई और कैसे वो सब कुछ लेकर मुझे अकेला छोड़कर भाग गई। मेरी पूरी बात सुनकर प्रिया की आंखें भी भर आईं। उसने बिना एक पल की देर किए पड़ोसियों की मदद से मुझे गाड़ी में बैठाया और सीधे अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टरों ने तुरंत मेरा इलाज शुरू किया। जांच के बाद डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा, इनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है। अगर समय पर इलाज नहीं मिला होता तो इनकी जान भी जा सकती थी। अब इन्हें सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि अच्छे खान-पान और लगातार देखभाल की भी ज़रूरत होगी। कुछ दिन मैं अस्पताल में भर्ती रहा। उस दिन प्रिया हर रोज़ मेरे पास आती, समय पर दवा दिलवाती, डॉक्टरों से बात करती, मेरे लिए खाना लेकर आती और एक पल के लिए भी मुझे अकेला महसूस नहीं होने देती। बाद में मुझे पता चला कि उसके अपने माँ-बाप भी कई साल पहले गुजर चुके थे। अब इस दुनिया में उसका सिर्फ एक छोटा भाई था, जिसकी ज़िम्मेदारी भी वही सँभाल रही थी। वो खुद बहुत गरीब थी, घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन फिर भी उसने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसके लिए बोझ हूँ। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि अभी मुझे कुछ समय तक किसी की देखभाल की ज़रूरत होगी, तब प्रिया मुझे अपने छोटे से घर ले गई। उसने कहा, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तब तक आप यहीं रहिए। मैं और मेरा छोटा भाई आपका पूरा ध्यान रखेंगे। उस गरीब लड़की के पास देने के लिए दौलत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में इंसानियत इतनी बड़ी थी कि उसने एक अजनबी की जान बचाने के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपना घर और अपना दिल दोनों खोल दिए। और फिर प्रिया ने सच में मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा कि मुझे धीरे-धीरे फिर से इंसानों पर भरोसा होने लगा। उसके छोटे भाई का नाम कार्तिक था। वो बहुत ही प्यारा और समझदार बच्चा था। वो हर समय भैया भैया कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मेरे पानी मांगने से पहले ही वो ग्लास लेकर मेरे पास पहुंच जाता। अगर मेरी दवाई का समय हो जाता तो वो दौड़कर अपनी दीदी को याद दिला देता कि भैया की दवाई का समय हो गया। उन दोनों भाई बहन के पास पैसे बहुत कम थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। प्रिया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर का खर्चा चलाती थी। सुबह से शाम तक अलग अलग बच्चों को पढ़ाती और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से घर चलता था। लेकिन मेरी वजह से उसका खर्च पहले से और बढ़ गया। फिर भी उसने कभी मेरे सामने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। उसने मेरी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। वो मुझे चारपाई से खुद सहारा देकर उठाती थी और अगर मैं खुद उठने की कोशिश करता तो तुरंत डांटते हुए कहती, अभी आपको आराम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश मत कीजिए। डॉक्टर ने जितना कहा है उतना ही कीजिए।
मैं उसकी बात चुपचाप मान लेता था, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि वो जो कुछ भी कर रही है, सिर्फ मेरी भलाई के लिए कर रही है। वो सुबह उठते ही मेरे लिए हल्का और पौष्टिक खाना बनाती, समय पर दवा देती, फिर मुझे अस्पताल लेकर जाती, डॉक्टर को दिखाकर वापस घर लाती, रास्ते भर मेरा हाथ पकड़कर धीरे-धीरे चलाती, ताकि मैं गिर न जाऊं। घर आने के बाद भी वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। अगर उसे ट्यूशन पढ़ाने बैठना होता, तो भी वो बार-बार मेरे कमरे में आकर पूछती कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। कई बार मैं उससे कहता कि प्रिया, तुम अपनी भी चिंता किया करो, तुम सुबह से रात तक सिर्फ मेरे पीछे लगी रहती हो। लेकिन वो मुस्कुराकर कहती, अगर ऊपर वाले ने किसी की मदद करने का मौका दिया है, तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस हिम्मत मत हारिए। उसकी यही बातें मुझे हर दिन नई उम्मीद देती थी। कार्तिक भी हर शाम मेरे पास बैठ जाता और अपने स्कूल की बातें सुनाता। उसकी मासूम बातें सुनकर मैं अपनी सारी तकलीफ कुछ देर के लिए भूल जाता था। धीरे धीरे वो छोटा सा घर मुझे अपना सा लगने लगा। वहां न महंगे फर्नीचर थे, न बड़े कमरे, न नौकर चाकर, लेकिन वहां सच्चा अपनापन था, जो मेरे करोड़ों के बंगले में कभी नहीं था। देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर गया। इस 1 साल में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। इस बीच में कई बार अपने पुराने घर के बारे में सोचता था, जहां शिखा मुझे मरने के लिए छोड़कर चली गई थी। बाद में मुझे पता चला कि वो बंगला अभी भी मेरे ही नाम पर था। उसने उसे अपने नाम नहीं करवाया था, क्योंकि अगर ऐसा करती तो उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती और लोगों के सवालों का सामना करना पड़ता। इसलिए वो सिर्फ मेरे बैंक खातों के पैसे, गहने, नकदी और दूसरी कीमती चीजें लेकर भाग गई थी। लेकिन वो बंगला खाली का खाली पड़ा रहा। उस समय मुझे उस घर की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि घर दीवारों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों से बनता है, और जिस घर में अपना कहने वाला कोई न हो, वो सिर्फ ईंटों और पत्थर का ढांचा होता है। धीरे धीरे दवाइयाँ, अच्छे खाने और सबसे बढ़कर प्रिया की सेवा की वजह से मेरी तबीयत में सुधार आने लगा। पहले मैं सहारे से उठता था, फिर धीरे धीरे खुद चलने लगा। कुछ महीनों बाद मैं बिना सहारे के कुछ कदम चल लेता था। मेरी कमजोरी भी पहले से कम होने लगी, मेरा वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा और शरीर में फिर से ताकत लौटने लगी। डॉक्टर हर जांच के बाद मेरी रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाते थे। एक दिन डॉक्टर ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, विनय जी, आपकी हालत में जितना सुधार हुआ है, वो सिर्फ दवाइयों की वजह से नहीं हुआ। आपको सही समय पर दवा मिली, सही खाना मिला, और सबसे बड़ी बात, आपको किसी ने दिल से संभाला है। कई मरीज दवा तो ले लेते हैं, लेकिन हिम्मत हार जाते हैं। आपने हिम्मत नहीं हारी, और इसमें सबसे बड़ा हाथ उस लड़की का है जिसने दिन रात आपकी सेवा की है। अगर प्रिया आपकी देखभाल इस तरह ना करती, तो शायद आज आपकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने पहली बार प्रिया की तरफ देखा, तो वो बस हल्का सा मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया ही ना हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है। उसने अपने आराम, अपने पैसे, अपना समय, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी का 1 साल मेरी सेवा में लगा दिया, और बदले में कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि सच्चा रिश्ता खून या दौलत से नहीं बल्कि नियत और इंसानियत से बनता है। जिस औरत के लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया लुटा दी, उसने मुझे मौत के लिए अकेला छोड़ दिया, और जिस लड़की का मुझसे कोई रिश्ता तक नहीं था, उसने मुझे नई जिंदगी दे दी। आखिरकार कई महीनों के लंबे इलाज के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ और धीरे धीरे अपनी सामान्य ज़िंदगी शुरू कर सकता हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और मन ही मन एक फैसला भी कर लिया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करूँगा, लेकिन इस बार पहले जैसी गलती कभी नहीं दोहराऊँगा। अब मैं किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करूँगा, और सबसे पहले उन लोगों को उनके किए की सज़ा दिलाऊँगा जिन्होंने मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाकर मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। मेरी बीमारी ने मेरा शरीर ज़रूर कमज़ोर किया था, लेकिन अब मेरे इरादे पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। ये मेरी ज़िंदगी की हार नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, और इस बार मैं अपनी ज़िंदगी अपने दम पर फिर से खड़ी करके दिखाने वाला था। शुरुआत में मेरे पास इतना बड़ा काम करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने पहले की तरह मजदूरी करनी शुरू कर दी। मैं सुबह जल्दी घर से निकल जाता, जहाँ जिस तरह का काम मिल जाता वही कर लेता। कभी किसी गोदाम में भारी सामान उठाता, कभी ट्रक से माल उतरवाता, तो कभी किसी दुकान में पूरा दिन काम करता। मुझे किसी काम में शर्म नहीं आती थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। शाम को थका हारा घर लौटता, तो प्रिया और कार्तिक मेरा इंतजार कर रहे होते। हम तीनों साथ बैठकर खाना खाते
और थोड़ी देर बातें करते। उन्हीं लोगों की वजह से मुझे हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती थी। एक दिन दोपहर में हम तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक मुझे अपने उस पुराने बंगले का ख्याल आया जो अभी भी मेरे नाम पर था। वो बंगला खाली पड़ा था और उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। तभी मैंने सोचा कि अगर मैं उसे बेच दूं तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि मैं फिर से अपना कारोबार शुरू कर सकता हूं। मैंने उसी दिन एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की और उसे अपना बंगला बेचने के लिए कह दिया। उसने खरीदार ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद एक अच्छा खरीदार मिल गया। बंगले की असली कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए थी, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मजबूरी में मुझे उसे 65 लाख रुपए में ही बेचना पड़ा। सारे कागज़ तैयार हुए, रजिस्ट्री हुई और कुछ दिनों बाद पूरे पैसे मेरे बैंक खाते में आ गए। जब मैंने आखिरी बार उस बंगले को देखा, तो मेरी आंखें भर आईं। उस घर की हर दीवार मेरे संघर्ष और मेरी माँ की यादों से जुड़ी हुई थी। लेकिन मैं जानता था कि कभी-कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे प्यारी चीज़ भी छोड़नी पड़ती है। भारी मन से मैंने उस घर को अलविदा कहा और वहां से वापस लौट आया। बंगला बेचने के बाद जो 65 लाख रुपए मुझे मिले, उन्हीं पैसों से मैंने अपनी जिंदगी की दूसरी शुरुआत की। इस बार मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। मैंने पहले पूरी मार्केट का हाल समझा, फिर एक छोटी सी यूनिट किराए पर ली, नई सिलाई मशीनें खरीदी, कटिंग की मशीन लगवाई और अपने पुराने कुछ भरोसेमंद कारीगरों से दोबारा संपर्क किया। जब उन्हें पता चला कि मैं फिर से काम शुरू कर रहा हूँ, तो उनमें से कई लोग खुशी-खुशी मेरे साथ जुड़ गए, क्योंकि उन्हें आज भी मेरे काम और ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। धीरे-धीरे फैक्ट्री में फिर से काम शुरू हो गया। पहले दिन कम ऑर्डर आए, फिर धीरे-धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। लोग पहले की तरह मेरे बनाए कपड़ों की तारीफ करने लगे। दुकानदार दोबारा मुझसे माल खरीदने लगे और मेरा कारोबार फिर से पटरी पर लौट आया। मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करता था। सुबह सबसे पहले फैक्ट्री पहुंचता और सबसे आखिर में वहां से निकलता। जो भी कमाई होती उसका ज़्यादातर हिस्सा मैं फिर से अपने काम में लगा देता था। नई मशीनें खरीदता, अच्छे कारीगर रखता और अपने कारोबार को लगातार बढ़ाता गया। कुछ ही सालों में मेरी छोटी सी यूनिट फिर से एक अच्छी फैक्ट्री बन गई। अब मेरे यहाँ पहले से भी ज़्यादा लोग काम करने लगे और अलग-अलग शहरों में मेरे कपड़ों की सप्लाई जाने लगी। मेरी मेहनत ने एक बार फिर रंग दिखाया और मैं दोबारा आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। लेकिन इस बार मेरे अंदर पहले वाला घमंड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इस बार मैंने प्रिया और कार्तिक को कभी खुद से अलग नहीं होने दिया। मैंने प्रिया से साफ कह दिया कि अब तुम्हें किसी के घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरी सबसे मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया था, अब तुम्हारी ज़िंदगी मेरी है। उसने पहले तो बहुत मना किया और कहा कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, इसलिए अब मुझे भी अपना फर्ज निभाने दो। उसके बाद मैंने कार्तिक का शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। जब वो पहली बार नई यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने लगा, तो उसकी खुशी देखने लायक थी। वो बार बार आईने में खुद को देख रहा था और दौड़कर मेरे गले लग गया। उस दिन प्रिया की आंखों में भी खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसका छोटा भाई अब अच्छी पढ़ाई कर सकता था। धीरे धीरे हमारी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। घर में फिर से खुशियां लौट आई थी। लेकिन इस बीच मैंने एक बात नोटिस की जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जब मैं बीमार था, तब राकेश हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे मिलने आ जाता था। लेकिन जिस दिन से मैं पूरी तरह से ठीक हुआ था, उसके बाद उसने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। न उसने फ़ोन किया, न कोई खबर ली। पहले मुझे ये बात अजीब लगी, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मार्केट में मेरे पुराने जानने वाले एक आदमी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि शिखा जिस आदमी के साथ भागी थी, वो कोई और नहीं बल्कि राकेश ही था। दोनों काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और मेरे बीमार होने के दौरान ही उन्होंने मेरे साथ धोखा देने की पूरी योजना बना ली थी। उन्होंने मिलकर मेरी दौलत, गहने, नकदी और दूसरी कीमती चीजें लेकर शहर छोड़ दिया था। ये सुनते ही मेरे सामने सब कुछ साफ हो गया। अब मुझे समझ आ गया था कि राकेश बार बार मेरे घर क्यों आता था। वो मेरी मदद करने नहीं, बल्कि मेरी हालत देखने आता था, ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा और उसके बाद वो आराम से मेरी पूरी जिंदगी लूटकर हमेशा के लिए गायब हो सके। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि ऊपर वाला देर जरूर करता है, लेकिन अन्याय कभी नहीं होने देता। अब मैं पहले वाला कमजोर और टूटा हुआ इंसान नहीं था। मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और मैंने उसी वक्त मन ही मन ये फैसला कर लिया कि जिसने भी मेरे भरोसे का फायदा उठाकर मेरी जिंदगी बर्बाद की है, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी।
चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी लंबी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। लेकिन अब मैं इन सब बातों को अपनी ज़िंदगी का एक बुरा सपना मानकर हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहता था। मैं अपना बदला लेना चाहता था और ना ही बीते हुए दुखों में जीना चाहता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया था, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था कि अगर इंसान हमेशा अपने पुराने ज़ख्मों को ही देखता रहे, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी ऐसे लोगों की मदद करने में लगाऊंगा, जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। अब मेरे पास पहले से ज़्यादा पैसा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुकून था, क्योंकि इस बार मैंने दौलत कमाने के साथ-साथ इंसानियत भी कमाई थी। मैंने अपने पैसों से एक विधवा आश्रम और एक अनाथ आश्रम बनवाया, जहां उन औरतों को रहने की जगह मिल सके, जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और जिनका अपना कहने वाला कोई नहीं था। वहां उन बुजुर्ग औरतों के लिए भी रहने का इंतज़ाम किया गया, जिन्हें उनके अपने ही घर से निकाल चुके थे। दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में उन बच्चों के रहने, खाने, पढ़ाई और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई, जिनके सर पर माँ-बाप का साया नहीं था। मुझे लगता था कि अगर ऊपर वाले ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है, तो उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में होना चाहिए। उन दोनों आश्रमों की पूरी ज़िम्मेदारी मैंने प्रिया को सौंप दी, क्योंकि मुझे उस पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। उसके दिल में हर दुखी इंसान के लिए बहुत हमदर्दी थी। वो वहाँ रहने वाले हर व्यक्ति का अपने परिवार की तरह ख्याल रखती थी। कोई बीमार पड़ जाता तो खुद अस्पताल लेकर जाती, कोई उदास होता तो उसके पास बैठकर देर तक बातें करती। बच्चे उसे माँ की तरह मानने लगे थे और बुजुर्ग औरतें उसे बेटी कहकर बुलाती थी। ये सब देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। एक दिन मैं किसी काम से बाजार जा रहा था, तभी सड़क किनारे मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो फटे पुराने कपड़ों में ज़मीन पर बैठी भीख मांग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और हालत इतनी खराब थी कि पहली नज़र में कोई उसे पहचान भी नहीं सकता था। मैंने सोचा कि शायद उसे कुछ पैसे देकर उसकी मदद कर दूं, इसलिए मैं उसके पास चला गया। तभी अचानक मेरी नज़र उसके हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी पर पड़ी। वो अंगूठी देखते ही मैं वहीं रुक गया, क्योंकि वो कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। वो वही हीरे की अंगूठी थी जो मैंने अपनी शादी की सालगिरह पर शिखा को अपने हाथों से पहनाई थी। उस अंगूठी के अंदर बहुत बारीकी से उसका नाम खुदा हुआ था, इसलिए उसे पहचानने में मुझसे कभी गलती नहीं हो सकती थी। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरे सामने बैठी वो भिखारन कोई और नहीं बल्कि मेरी पहली पत्नी शिखा थी, जिसने मुझे धोखा देकर मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। उसने भी मुझे देखते ही पहचान लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और अगले ही पल वो रोते हुए मेरे पैरों की तरफ झुक गई। वो हाथ जोड़कर बार-बार माफ़ी मांगने लगी और रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो विनय, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप किया है। आज मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। मैं उसके पैरों में गिरने से पहले ही एक कदम पीछे हट गया, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए अपना प्यार बचा था और ना ही कोई और भरोसा। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये जानने की इच्छा ज़रूर थी कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो करोड़ों की दौलत लेकर भागने वाली औरत आज सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो गई थी। मैं उसके सामने बैठ गया और शांत आवाज़ में पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम तो मेरे सारे पैसे, गहने और दौलत लेकर अपने प्रेमी राकेश के साथ भाग गई थी ना? फिर आज यहाँ इस हालत में कैसे पहुँच गई? मेरी बात सुनते ही वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। उसने काँपती हुई आवाज़ में कहा, आज मैं तुम्हें पूरा सच बताऊँगी। जिस रात मैंने तुम्हें पानी दिया था, उस पानी में मैंने नींद की दवा मिला दी थी ताकि तुम पूरी रात गहरी नींद में सोते रहो। तुम्हारे सो जाने के बाद मैंने पहले से तैयार किए हुए कुछ कागज़ निकाले और तुम्हारे अंगूठे का निशान उन पर लगवा लिया, क्योंकि तुम बेहोशी जैसी हालत में थे। तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद मैंने घर के सारे गहने, नकदी और कीमती सामान इकट्ठा किया और पहले से बुलाए हुए राकेश के साथ वहां से भाग गई। हम दोनों ट्रेन से दूसरे शहर जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि अब हमारी नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन रास्ते में राकेश का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। वो ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा होकर मुझसे बोला, मुझे तुम्हारे ऊपर जरा से भी भरोसा नहीं है। जो औरत अपने उस पति की नहीं हो सकी, जिसने उसे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और हर खुशी दी, वो किसी की भी सगी नहीं हो सकती। अगर तुम उसे धोखा दे सकती हो, तो एक दिन मुझे भी धोखा दे दोगी। इतना कहकर उसने अचानक मुझे चलती ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। मैं कुछ समझ भी नहीं पाई और ट्रेन से नीचे जा गिरी। मेरे पूरे शरीर में गंभीर चोटें आईं। मैं कई घंटों तक वहीं पड़ी रही। बाद में कुछ लोगों ने मुझे देखा और सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। कई महीनों तक मेरा इलाज चला, लेकिन जब मैं ठीक हुई, तब तक मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। राकेश सारे पैसे और गहने लेकर गायब हो चुका था। मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया।
मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। मेरे पास न रहने की जगह बची थी, न खाने के लिए पैसे। धीरे धीरे मुझे भीख मांगकर अपना पेट भरना पड़ा। मैं जानती हूँ कि ये सब मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया था। ऊपर वाले ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मैं कुछ देर तक चुप बैठा रहा। मेरे मन में उसके लिए पहले जैसा गुस्सा नहीं था, लेकिन ना ही कोई अपनापन बचा था। मुझे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि इंसान अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता। आखिर में मैंने उससे कहा, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह किसी को बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकता। फिर मैंने अपने कर्मचारियों को फ़ोन किया और उसे वहां से उठाकर उसी विधवा आश्रम में भिजवा दिया, जिसे मैंने कुछ समय पहले बनवाया था। वहां उसके रहने, खाने, इलाज और देखभाल की पूरी व्यवस्था कर दी, ताकि उसे बाकी की जिंदगी कम से कम सम्मान के साथ जीने का मौका मिल सके। और फिर मैंने अपने मैनेजर और अपने कुछ भरोसेमंद लोगों से राकेश को ढूंढने का काम शुरू करवा दिया। मैं अब किसी जल्दबाजी में नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर चाहता था कि जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिले। मेरे लोगों ने कई शहरों में उसके बारे में पता करना शुरू किया। कई महीनों तक कोई खबर नहीं मिली, लेकिन आखिरकार एक दिन मेरे मैनेजर का फ़ोन आया। उसने कहा कि राकेश का पता चल गया है। वो दूसरे शहर में मेरी ही लूटी हुई दौलत के सहारे ऐश की ज़िंदगी जी रहा है। ये सुनते ही मैंने बिना देर के सारी जानकारी पुलिस को दी और फिर पुलिस की टीम के साथ अपने मैनेजर के बताए हुए पते पर पहुंच गया। पुलिस ने पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया। राकेश को शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका सच अब सामने आने वाला है। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया और गिरफ्तार करके थाने ले गई। वहां पूछताछ के दौरान पहले तो वो खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन जब पुलिस को उसके खिलाफ मिले सबूत दिखाए गए और सख्ती से पूछताछ की गई, तो आखिरकार उसने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि उसने शिखा के साथ मिलकर मेरे साथ धोखा किया था। उसने ही सारी योजना बनाई थी और मेरी बीमारी का फायदा उठाकर मेरी दौलत हड़प ली। उसने ये भी बताया कि चलती ट्रेन से शिखा को धक्का भी उसी ने दिया था, ताकि उसे भी रास्ते से हटाकर सारी दौलत अकेले अपने पास रख सके। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मेरी काफ़ी संपत्ति और बाकी कीमती सामान भी बरामद कर लिया, जो उसने अलग-अलग जगह छिपाकर रखा था। कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरी लूटी हुई दौलत मुझे वापस मिल गई। आखिरकार कानून ने अपना काम किया और राकेश को उसके किए की सज़ा मिल गई। दूसरी तरफ शिखा भी पहले ही अपने कर्मों की सज़ा भुगत चुकी थी। उसकी तबीयत अब भी ठीक नहीं रहती थी और वो विधवा आश्रम में रहकर अपना जीवन बिता रही थी। उसे देखकर मुझे अपना गुस्सा आता था और ना ही बदले की भावना। बस इतना महसूस होता था कि इंसान अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता। आज मुझे सबसे ज़्यादा सुकून इस बात का था कि सच की जीत हुई और गलत करने वाले अपने अंजाम तक पहुंच गए। इसके कुछ समय के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया। मैंने प्रिया से शादी कर ली, क्योंकि उसने उस समय मेरा साथ दिया था जब मेरे अपने भी मुझे छोड़ चुके थे। उसने बिना किसी लालच के मेरी सेवा की, मेरी जान बचाई, मुझे फिर से जीना सिखाया और टूटे हुए इंसान को दोबारा खड़ा किया। हमारी शादगी बहुत सादगी से हुई, उसमें सिर्फ अपने लोग ही शामिल थे। कार्तिक उस दिन सबसे ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे लगा कि उसका परिवार अब पूरा हो गया। शादी के बाद भी प्रिया बिल्कुल नहीं बदली। वो आज भी पहले की तरह सबका सम्मान करती है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती है और मेरे हर फैसले में मेरा साथ देती है। उसने मेरे दिल से ये डर हमेशा के लिए निकाल दिया कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। उसने मुझे सिखाया कि दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, और एक बुरे इंसान की वजह से पूरी दुनिया पर भरोसा करना नहीं छोड़ देना चाहिए। आज मैं अपनी पत्नी प्रिया और कार्तिक के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। हमारा कारोबार पहले से भी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। हमारे आश्रमों में रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। अब मैं हर दिन ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी और सही लोगों का साथ दिया। इस पूरे सफ़र ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है कि इंसान जैसा करता है वैसा ही एक दिन उसके पास लौटकर ज़रूर आता है। अच्छे कर्म करने वाला आखिर में सम्मान और सुकून पाता है, और बुरे कर्म करने वाला चाहे कुछ समय तक बच जाए, लेकिन एक दिन उसे अपने हर कर्म का हिसाब ज़रूर देना पड़ता है। आज मैं पूरी शांति के साथ अपनी नई ज़िंदगी जी रहा हूँ और दिल से यही दुआ करता हूँ कि किसी के साथ भी वैसा धोखा कभी ना हो जैसा मेरे साथ हुआ था। लेकिन अगर कभी ज़िंदगी किसी को गिरा भी दे, तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई, मेहनत और अच्छे कर्म आखिर में हमेशा जीतते हैं।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।